चलिए लास्ट रन पे क्या कराया था एक बारी दिखा दीजिए। क्या चीज क्या चीज? हाँ देखा। अरे मत पूछो यार। डाइपोल में हाँ वो पेन उठाना नीचे। अरे यार पूरा ये। अरे पता नहीं अभी हम लोगों को भी एग्जैक्ट नहीं पता चला। हम लोगों को तो वो आया अभी जस्ट मैसेज आया सर्विस सर का कि यार उनका। अरे लेकिन वो अलगे आदमी है, हमको पता है ना। अभी अगले हफ्ता से फिर चालू हो जाएंगे वो क्लास लेना। उनको भाई साहब डॉक्टर ने मना किया उसके लिए। जब उनका पैर टूटा डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली नोट पे मना किया कि भैया आपका पैर जीवन भर के लिए मुड़ जाएगा। वो आदमी उस समय नहीं माने, तुरंत चालू हो गए। इसीलिए ना अभी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। वो आदमी कितना झेल रहा है पिछले एक साल से वो हम ही लोग जानते हैं। अभी भी मुस्कुराते हुए फोटो था। अभी जो फोटो आया है ना हॉस्पिटल के अंदर, अभी गुड़गांव में, मतलब है फोर्टिस नहीं, वही मेदांता वगैरह गए होंगे। मेदांता चाहे अपोलो चाहे फोर्टिस। उसकी तो नहीं दिक्कत है, वो तो हॉस्पिटल तो यार तुरंत 2 मिनट के अंदर जुगाड़ हो जाएगा। वो उसकी बात नहीं है। बात ये है ना कि वो आदमी लिटरली बहुत, मतलब यार गजबे हमको लगता है। मतलब पिछले साल उनका पैर टूटा, लोगों ने मना किया। हम लोग तो देखे हैं, मतलब ऐसे 2 असिस्टेंट लेके आते थे। उसमें ऐसे वो करते करते मीटिंग भी आते थे, अटेंड करते थे। ऐसे 2 असिस्टेंट लेके आ रहे हैं और गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद तुरंत लिफ्ट में घुसते हैं। लिफ्ट में घुसने के बाद थोड़ा चलना पड़ता था वो स्टूडियो तक जाने के लिए। वो आदमी आजू में और बाजू में 2 लोगों को रख के चले गए, घुस गए क्लास के अंदर। और क्लास पूरा ले वे के फिर उसके बाद से एंड में डॉक्टर को ये कहना पड़ा कि आपका पैर ठीक ही नहीं हो पाएगा। तब जाके कुर्सी पे पैर रखे और वहां पढ़ाना चालू कर दिए वो। ये छोड़ो। हम्म। वो भी 50 साल की उम्र में भाई जाके। हाँ तो क्या एमडी सर की एज तुम लोगों को कम लगती है क्या? 48 48 के हैं। हाँ। 6 क्लास सीनियर छोड़ो। तरुण सर मतलब थर्ड नंबर पे एज्ड है। सेकंड नंबर पे है एज्ड वो सर्वेश सर। सर्वेश सर उनका दिखता नहीं है बस। सर्वेश सर का 45 साल के करीब के हैं वो। 45 साल। अभी देखना ना रात को सबकी मीटिंग लगा लेंगे ये लोग। लगा लेंगे कि ये कर रहे हैं सर। आई नहीं होता है कि हाँ या ना का ऑप्शन ही नहीं होता है। कर रहे हैं। करना है नहीं कर रहे हैं। ये बताओ पार्टनर लोगे या नहीं लोगे? नहीं लोगे कोई बात नहीं, चलो दूसरा तैयार बैठा है। क्लियर। थोड़ा बहुत। क्या 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 कह रहा है? अब ठीक। एक चीज बड़ी अच्छी है। एक चीज ही अच्छी है और जिसका हमें हमेशा कॉन्फिडेंस होता है। अब इस बार देखो ना, इस बार हम लोगों ने जैसे ही वो हुए थे, इस बार भाई साहब इतना भयानक नेगेटिविटी थी कि पूछो मत। लेकिन एक चीज थी, बस एक चीज की, अरे सर 3 महीना रुको ना, 3 महीना में इतना मतलब चौराहा कर देंगे सबकी काम कर करके, टेंशन मत लो। एक चीज है कि मतलब कोई पीछे नहीं भागेगा। आप बोलो 12 घंटा, बोलेगा 13 घंटा सर तैयार है। 14 घंटा तैयार है। क्यों? क्योंकि एक आदमी कामचोर है ही नहीं। एक को आदमी नहीं है। अब तुम देखना ना, उनका हाथ टूटा हुआ बड़ा भयानक ये टूटा हुआ है, मतलब ये पूरी हड्डी अलग हो चुकी है। लेफ्ट हुआ है या राइट हुआ है अभी ये नहीं कंफर्म हो पाया, अभी तो जस्ट हुआ है आधे घंटे पहले। अब उसके बाद से हुआ है। तुम देखना अगले 10 दिन के अंदर वो क्लास लेने ना उतर जाए तो कहना। अगले 10 दिन के अंदर वो रुकने वाले हैं ही नहीं। अरे मतलब ये मान लो ना कि उनके साथ पैर टूटा था जब, तब हाथ टूटा तब, घर में इतनी प्रॉब्लम थी, पता चलने दिया पूरे एक साल।
पूरे 1 साल किसी को पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि क्लास लेने के बाद इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, रात को 2-2 बजे तक हॉस्पिटल के चक्कर काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सुबह 8 बजे की क्लास भी आके ले रहे हैं। उनका है ये, थोड़ा सनकी है वो, देखेंगे एकदम एकदम नॉर्मल 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 नॉर्मल। हाँ, कामों में तुमको 1% फील तक नहीं होने देंगे कि हाँ उनके साथ XYZ कुछ भी प्रॉब्लम है। हम लोग डरते हैं इनफैक्ट। डरते क्यों? क्योंकि अब देखो ना, अभी हाथ वो हुआ है ना, मुस्कुराते हुए फोटो आई है, मुस्कुरा रहे हैं, वहां तकिया रखे हुए हैं एगो, और नीचे रखा हुआ है, बैठे हुए व्हील चेयर पे, यहाँ ऐसे तकिए का सपोर्ट है, और उसमें मुस्कुराते हुए मुस्कुरा रहे, डॉक्टर को देख के बतिया रहा है कब ठीक होगा। मैं बोला सर्जरी है, बोला ठीक है। उसमें पैर के लिए यार उस समय तो हम लोगों ने जो देखा था भाई, फ्रैक्चर एक हो चुका है, दोबारा वहीं पे फ्रैक्चर हुआ है। अब हड्डी का पेन तुम समझ भी नहीं सकते, हड्डी का अगर किसी ने पेन फील किया हो ना, तो वही जान सकता है हड्डी में पेन कैसा होता है। लेकिन एनीवे, चलो यार कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मेरा हुआ था ना, मेरा तो अभी है ना, मैं बैठ के बाहर स्ट्रेचिंग करता रहता हूँ। ये वाला जो है शोल्डर वाला, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, एक बार कॉलेज टाइम पे कुछ कुछ हो गया था, कुछ कुछ होने के बाद से फिर मतलब इसी पे लग गई थी चोट। हाँ, मारपीट ही हो गई थी। हाँ यार, मतलब पता था नहीं। नहीं, वो तो उसके बाद एक बार हो गई ना प्रॉब्लम, एक बार जब प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसके बाद से अरे हुआ क्या कि हो गई बहसबाजी उसी में। अब बहसबाजी हो गई तो मतलब ऐसा था कि क्या तो कहा जाए, हम लोग मतलब ऐसा होता था ना, कॉमन लोगों से चैट भी करते थे, ठीक है, देखते हैं रेस में कौन आगे निकलता है। ऐसा था। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, लास्ट, सब वो दिन थे। कॉलेज में एक ही दोस्त बनाना, लेकिन चुन के बनाना।
चुन के बनाना, ये नहीं कि देख के उसकी स्थिति परिस्थिति। उसके सामने तो मैं हमेशा रिसेसिव था, वो हमेशा डोमिनेंट था, लेकिन बात ये थी कि मेरी कुछ कला थी, उसकी कुछ कला थी। उसकी कला ये थी कि उसके सामने तुम फिजिकली उससे भिड़ नहीं सकते हो, मारेगा बहुत, मार मारेगा वो। अब मेरे साथ क्या था, मैं शांत नेचर का था, मैं लड़ाई वड़ाई नहीं, मैं लड़ाई करवाता था सिर्फ। लड़ाई हमेशा बोलता था जहां लड़ाई ना होने वाली है वहां इसको लेके जाओ, वहां लड़ाई करवा देगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कमेंट पास कर दूंगा लड़ाई होनी तय है। और उसके बाद फिर मैं किनारे हो जाता था, जाओ बंदे लोग लड़ो। चलो एक बार ये दिखा दो मुझे। अच्छा ये करवा दिया था मैंने, ओके। अच्छा ई पॉइंट तक लिखवा दिया था। अच्छा 11वां सवाल ये वाला, चलो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है। अच्छा ये थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट कम होता है, ये वाले पॉइंट पे सवाल नहीं कराया। सिस और ट्रांस वाले लास्ट डी पॉइंट तक सवाल हमने कर लिया था। थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट कम होता है। अब सुनिएगा मेरी बात को, तरीके से सुनिएगा बेटा, कि मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया, हमने क्या बोला, थीटा बढ़ता है तो म्यू क्या होता है, बोलो जल्दी, कम होता है, ठीक है। अब मेरे सामने क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए ये रिंग मुझे दे दी गई, ठीक है, और रिंग के ऊपर क्या जोड़ा गया, CS3 जोड़ा गया, और यहाँ पे क्या जोड़ा गया, मान लीजिए मुझे X जोड़ दिया गया। X की जगह क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, NO2 हो सकता है, कुछ भी ले लो। जनरली जो देखने को मिलेगा तुमको वो क्लोरीन या NO2 देखने को मिलेंगे। तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, मैं दोनों को अलग अलग करके करा दे रहा हूं। ये मान लो X दे दिया गया, X क्या मतलब, मान लो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, क्लोरीन ले लेता हूँ। पहले सुनना जरा गौर से, अगर एक बार मेरे पैटर्न को समझ गए तो फिर उसके बाद तुम्हारे लिए सवाल करना बड़ा इजी होगा। ये समझने की कोशिश करना, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं ये CS3 और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। ढंग से पहले एक बात को सुनिए आप पहले। जैसे एक होता है ट्रायंगुलर ग्रुप, आप लोगों ने सुना है ट्रायंगुलर ग्रुप, कैसे निकालते हैं ट्रायंगुलर ग्रुप? हाँ तो कैसे पता कैसे करेंगे कौन सा ग्रुप ट्रायंगुलर है कौन सा नहीं है? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस तो सुने होगे, तो उसी में तो ट्रायंगुलर ग्रुप आता है। चलो आज पहचानना सिखाते हैं। इधर सुनो, सुनो शांति से पहले सुनो। देखो भाई पहले मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को। ये देखो, अगर मैंने तुमसे कहा कि ये क्या है, बोलिए जल्दी, रिंग है। अब रिंग में ऑर्थो कौन सा है, पैरा कौन सा है और मेटा कौन सा है? ये वाला पोजीशन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा। सब लोग गलत बोल रहे हो। पहले आपको ये चेक करना है यहाँ पे ग्रुप कौन सा अटैच्ड है। जो ग्रुप जुड़ा रहेगा उसके रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, ऑर्थो, और उसको क्या बोला जाएगा, मेटा, और इसको क्या बोला जाएगा, पैरा। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। पार, पार मतलब बहुत दूर, समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत दूर। इस पोजीशन को क्या बोलोगे, बोलो जल्दी, ऑर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा। जब भी ऐसा सवाल आए आप समझिए मेरी बात को। पहली चीज, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। कितनी होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की मेरे भाई कितनी होती है, 2.75। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होती है, 3.25। अब देखिए बेंजीन को अगर ढंग से देखेंगे तो अंदर डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होने वाली है। और अगर इस बॉन्ड को देखोगे तो ये कौन सा है, सिंगल या डबल, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सुनिए, पॉइंट निर्धारित करिए। कैसे निर्धारित करेंगे, आप एक पॉइंट, एक कोई भी पॉइंट पकड़ के बैठ जाइए। वेक्टर का सारा गेम है, आपको पता है वेक्टर में हेड को हेड से मिलाया जाता है, टेल को टेल से मिलाया जाता है, हाँ या ना। वेक्टर एडिटिव लॉ आपने पढ़ा होगा कि हेड को हेड से ज्वाइन करो या टेल को टेल से ज्वाइन करो। आपको करना क्या है, एक पॉइंट मान लेना है। क्या मानना है सबसे पहले, पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, पॉइंट। अब वहां से ड्रॉ क्या करो, एरो। पहली चीज आपको क्या करनी है, पॉइंट मानना है। तो हर जगह पहले क्या मान लो, एक पॉइंट। पहले एकदम ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है, ये एक पॉइंट रख लो। अब सुनना जरा गौर से, मेरी बात को सुनना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब आप मुझे बताओ कौन देगा कौन लेगा। ये वाला बॉन्ड, मतलब अगर मैं कहूं एक बॉन्ड ए है और एक बॉन्ड बी है, अब बताओ कौन देगा कौन लेगा। मतलब एरो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ? ऊपर किसने बोला बे, घुसेड़ दूंगा मैं, याद रख लेना। इधर देखो कहां जाएगा, बोलो जल्दी, नीचे की तरफ। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये भी अगर हम बात करें ये इस वाले पॉइंट के लिए तो ये क्या करेगा, बोलो नीचे की तरफ। और यहाँ पे भी अगर हम बात करूं तो नीचे की तरफ। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। ये तो दे रहा है। अच्छा ये क्या कर रहा है, बोल बेटा, ले रहा है या दे रहा है, ये बता। ये क्या करेगा, खींचेगा। कैसे, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, बोल जल्दी, 3.0। समझ रहे हो, या NO2 जुड़ा होता तो वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचने का काम करता है, हाँ या ना।
तो अब एक बात बताओ, क्या ये ले रहा है या नहीं ले रहा है अपनी तरफ? तो अगर ये ले रहा है तो यहाँ पे जरा गौर से देखना एरो कैसे लगेगा। इस पॉइंट पे ही बैठ के तुम्हें देखना है, इसी पॉइंट पे तुम्हें मार्क करना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये ऐसे ले रहा है। अच्छा ये कहाँ ले रहा है बोलो जल्दी, नीचे की डायरेक्शन में। अरे हाँ ना बोलो भाई। और इसके लिए अगर ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, इसको मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूं, नीचे की तरफ। हाँ या ना? अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने कहा θ1 है, यहाँ पे मैंने क्या बोला θ2 है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला θ3 है। बताओ यहाँ पे θ1 θ2 θ3 में सबसे ज्यादा कौन सा है? θ1। अगर थीटा ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट, और अगर थीटा कम तो डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला कहां से निकला है? μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। अब सुनो सिंपल सी बात है, cos थीटा में अगर हम बात करें cos थीटा में, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और cos 90 की कितनी होती है? यानी अगर मान लो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी ये बताओ? घटेगी। बोलो हाँ है ना? तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जरा गौर से देखो, सबसे ज्यादा थीटा यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, सॉरी सबसे कम अगर हम बात करें तो यहाँ है, उसके थोड़ा ज्यादा यहाँ है, और उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे है। ऑर्डर क्या हो जाएगा बताना डाइपोल मूवमेंट का? अगर मैं इसको ए कहता हूं, इसको बी कहता हूं, इसको सी कहता हूं, ऑर्डर क्या होगा? म्यू का ऑर्डर हो जाएगा सी, देन क्या होगा बी, देन क्या होगा ए। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? मान लो मुझे सवाल ऐसा दे देता, मान लो मैंने अगर तुमसे कहा कि भाई मेरे, अगर उसने मुझे सवाल ऐसा दे दिया होता, लेट सपोज उसने सवाल ऐसा दिया होता, ठीक है, एक मिनट। ये देखो, अब अगर मैंने तुमसे कहा कि मान लो उसने मुझे यहाँ CS3 लिख दिया होता, यहाँ पे भी उसने क्या लिख दिया होता? CS3, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया होता? CS3। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बोलो जल्दी? पॉइंट। और दूसरा क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ एरो। क्या लगाना है? डायरेक्शन ऑफ एरो। क्या लगाना है बोलो जल्दी? डायरेक्शन ऑफ एरो। सबसे पहले क्या लगाना है? पॉइंट ड्रॉ करो। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मान लिया, यहाँ पे भी एक पॉइंट मैंने मान लिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर लिया? एक पॉइंट मान लिया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? एरो ऊपर या नीचे? अच्छा ये बताइए लेगा या देगा? देगा तो एरो कहां जाएगा? ऐसे से ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे हाँ ना बोल भाई। अच्छा एक बात था, ये वाला एरो देगा या लेगा? ठीक है देगा। चल अब अगर मैं बात करूं ये वाला एरो बता, ये भी देगा। तो अब एक बात था, अब देख कुछ क्या करते हैं ना, ऐसे नीचे की तरफ एरो ड्रॉ करते हैं। अरे गदहाई दे रहा है ना चाचा, तो ये एरो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। हाँ या ना? यही तुम कंफ्यूज हो गया। अगर यहां से तुम बच गए तो बस तुम्हारा सवाल निकल जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, ये बताओ, ये थोड़ा सा साइड करते हैं, थोड़ा लंबा चाहिए होगा अपने को। यहाँ पे बताओ, क्या ये देगा या लेगा? अच्छा एक बात बताओ, देगा या लेगा? एक बात बताओ, एंगल कितने डिग्री का बना? 180 डिग्री। पक्की बात है? बाकी और में मुझे पता नहीं है। ये क्या कह दिया मैंने? θ2, और ये मैंने क्या कह दिया? θ1, और ये मैंने क्या कह दिया? θ3। अरे हाँ ना बोलो भाई। डाइपोल मूवमेंट, थीटा पड़ता है तो डाइपोल मूवमेंट। सिंपल सी बात है, कहां से निकला? cos थीटा वाले फॉर्मूला से, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और क्या होता है? μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी cos थीटा की वैल्यू उतनी कम होगी। तो एक बात था, थीटा की वैल्यू यहाँ सबसे ज्यादा है या नहीं है? तो एक बात बता मुझे, एक बात सोच के बताना बेटा, ये तो ऊपर वाले का हो गया। एक मिनट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो हो गया किसका? ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? सबसे अगर हम बात करें, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। अब सोच के बताना सबसे ज्यादा किसका? सबसे ए का, फिर किसका? बी का, फिर किसका? सी का। तो म्यू का ऑर्डर क्या हो गया? ए बी सी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब अगला सवाल मैं आपको देता हूं, आप खुद करके मुझे बताओगे। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया मित्र? यहाँ पे रुको 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 रुको, एक मिनट सुनो। मैंने आपको लिखा कि ये रिंग है भाई। क्या है बोलो जल्दी? रिंग है। और ये भी क्या हो गई? रिंग हो गई आपकी। सुनिएगा जरा गौर से। और ये भी क्या हो गई आपकी? रिंग हो गई। अच्छा इस सर्कल को जानते हैं ना आप? रॉबिन्सन सर्कल कहा जाता है। कौन सा सर्कल? रॉबिन्सन सर्कल। मैंने कहा कि ऊपर मैंने जोड़ दिया CT3। क्या जोड़ दिया बोलो जल्दी? CT3। और यहाँ पे क्या जोड़ दिया? CT3। और यहाँ पे भी क्या जोड़ दिया? CT3। H का एक आइसोटोप होता है ट्रिटिनियम जिसे कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बस आप इसको ऐसे समझिए कि ये हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब अगर मैंने तुमसे बोला यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, लेट सपोज NO2। क्या जुड़ा हुआ है? NO2। यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे नहीं, इस मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? NO2। और इस पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? NO2। मैं बोलता हूँ म्यू का ऑर्डर बताओ। म्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर ये ए है, अगर ये बी है,
अगर ये सी है, सिंपल सी बात है, मैं क्या करूं आप मुझे बताओ। सबसे पहले पॉइंट बना लिया, चलो पॉइंट बना लिया, ये लो पॉइंट बना लिया, ठीक है। आप बताओ एरो कहां, वो देगा या लेगा? एरो नीचे या ऊपर? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये देगा या लेगा? लेगा, तो एरो ऊपर या नीचे? ये लो। अच्छा यहां पे भी पॉइंट ड्रॉ करो, चलो ये बताओ ऊपर वाला देगा या लेगा? देगा। अच्छा ये लेगा या देगा? तो ये एरो ऐसे लग गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला देगा या लेगा? देगा या लेगा? अच्छा ये देगा या लेगा? तो इसके लिए दूसरा पॉइंट अलग से बना लो ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 0। यहाँ पे जो भी है θ2 हम इसको बोल रहे हैं। अब ये आई डोंट नो कितने की वैल्यू है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया? θ1। अब बताओ थीटा बढ़ेगा तो डाइपोल मूवमेंट ऑर्डर क्या होगा? CBA। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलो एक और सवाल देता हूं, एक और सवाल करके मुझे बताइएगा ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट, ये देखना, यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया? NO2। क्या जोड़ दिया बोलो जल्दी? NO2। यहां पे क्या जोड़ दिया? NO2। और यहां पे क्या जोड़ दिया? NO2। अब बताओ मुझे क्वेश्चन का आंसर यहां पे बताओ। सबसे पहले मैं क्या करूं, पहले ये मुझे बताओ। पॉइंट बना लिया, चलो पॉइंट ये बना लिया, यहाँ पे इसके लिए ये पॉइंट हो गया, इसके लिए ये पॉइंट हो गया, और इसके लिए ये पॉइंट हो गया। अब देखो, अब तुम्हें कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी अगर तुमने ये सीख लिया तो। पॉइंट बनाओ, डायरेक्शन लगाओ, पॉइंट बनाओ, डायरेक्शन लगाओ। अब बताओ पॉइंट बनाया तो ये क्या करेगा? लेगा या देगा? नहीं समझ आता है तो ऐसे सोचो, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3। मान लो मैं यहाँ OH जोड़ देता, OH जोड़ देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी क्या करता? लेता। अरे हाँ ना बोल भाई। तो एक बात था, एरो ऊपर या नीचे? अच्छा ये वाला एरो बता, इस डायरेक्शन में या नीचे? ऊपर वाले डायरेक्शन में। चल इसका बता क्या हो जाएगा? अच्छा इसका बता। ठीक है, अच्छा इसका बता क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, अगर हम बात करें, इसका क्या हो गया? ऊपर और नीचे। तो यानी एंगल यहाँ पे θ3 और ये कितना हो गया? θ2। ठीक है, इसी में दिक्कत आती है बच्चों को, मैं बता रहा हूं आराम से निकाल लोगे भाई, बस जितना बता रहा हूं उतना बस ध्यान रखना कि यहाँ नाइट्रोजन जोड़ा 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन जोड़ा 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन जोड़ा 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको बस इतना दिमाग खोल के रखना है और पॉइंट बनाओ, डायरेक्शन लगाओ, आंसर खुद पाओ। समझ रहे हो? तो इधर देखो। अच्छा ये भी नहीं कि मैं कह रहा हूं रटने के लिए, मैंने तुम्हें बताया थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट क्यों घटता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर हम बात करें, ये क्या हो गया? θ1, ये θ2 और ये θ3 हो गया। अब बताओ मुझे ऑर्डर क्या हो जाएगा सब में? ए, देन क्या हो जाएगा? बी, देन क्या हो जाएगा? सी। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? अच्छा एक और बात बताना मुझे, एक और बात बताना, अगर मैंने तुमसे कहा, अगर मैंने तुमसे एक और सवाल दिया, अब देखो अब तुम बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, जितना मर्जी करे उतना सवाल बना लो आप। और मैं तुमको बताऊं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, वैसे तो इतना लेवल तक जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर तुमको ये भी पहचानने में दिक्कत आती है कि सर कौन सा डोनेटिंग है कौन सा विड्रॉइंग है, तो मैं आपको बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है। सुनिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिए जरा गौर से, सबसे पहले क्या होता है? CH2 माइनस। क्या होता है बोल जल्दी मेरे साथ बोल, प्लस आई वाला ऑर्डर पूरा भी याद हो जाएगा, बोल। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब जानता है ना? एक कार्बन जो कि कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। तो ये क्या हो गया? CH3, CH3, CH3। इसको अपन क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। मानता है या नहीं मानता है? अगर मान ले ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे कितना बोलेंगे बोल जल्दी? अगर मान ले एक कार्बन जुड़ा हुआ है सिर्फ एक कार्बन से, उसे अपन क्या बोलेंगे? पक्की बात है, बोल हाँ है ना? और अगर सिंपली CH3 है मतलब उसे कितना डिग्री बोलेगा? 0। ठीक है, वो 0 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अच्छा अब बात आती है कि सर ये तो बात हो गई, ये देख प्लस आई का ऑर्डर यही होता है। क्या होता है? बोलो मेरे साथ, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3। फिर से बोलो, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3। फिर से बोलो, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3। फिर से बोलो, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस,
3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3। ठीक है, पहले बोलो क्या बोला मैंने, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH। इधर से वो मोटका कहाँ गायब है, अगली बार आए तो हमको दिखाना। ठीक है, CH2 माइनस, सबसे पहली चीज CH2 माइनस, एक वो मोटका गायब है, एक उसके बगल में पंजाबी जो बैठता है वो भी गायब है। ठीक है, वो इलाहाबाद वाला लड़का। ठीक है, अगली क्लास में आने दो इनको। CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH। यहां से एक और बैठता है, आजकल टकला हो रखा है। नहीं नहीं, वो नहीं है भाई, एक और है पंडितवा। हाँ समझ गया मैं। हाँ, उस दिन तो उसका माथा दर्द का, अगली बार आने दो, उनका शरीर भी दर्द करवाते हैं हम। सबसे पहली चीज, ठीक है, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3। फिर से बोलो, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3। समझ रहे हो, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3। अब देखना जरा गौर से, ये होते हैं जितने भी हैं सब के सब क्या है, डोनेटिंग। ये कौन से वाले हैं, डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन होता है वो सुनना जरा गौर से। सबसे पहली चीज यहाँ पे NF3 पॉजिटिव, क्या हो गया, NF3 पॉजिटिव। उसके बाद क्या होता है, NR3 पॉजिटिव, क्या होता है, NR3 पॉजिटिव। उसके बाद क्या होता है, NH3 पॉजिटिव। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो, अब तुमको बता रहा हूं, यहाँ पे NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। उसके बाद कौन होता है, NO2। समझ रहे हो मेरी बात को, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। फिर से बोलो, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। साइनाइड का बेटा, बोलो बोलो, एसिड। साइनाइड का बेटा एसिड क्या होता है, बोलो जल्दी। उसके बाद होता है फादर, क्या होता है, कलेक्टर। ब्रदर, ब्रदर इंस्पेक्टर, क्या बोला, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। साइनाइड का बेटा एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। और दारू, क्या बोला, और दारू। और बोलो बोलो, और दारू का मजा ही कुछ और, का मजा ही कुछ और है, कुछ और है। OR2 पॉजिटिव होता है सबसे ज्यादा, देन OH2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे वापस लिख देता हूं मैं, एक मिनट। ये क्या हो गया, सुनो फिर से बोलो मेरे साथ, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। साइनाइड का बेटा एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। और दारू का मजा, मजा मजा कुछ और होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, कुछ और होता है। OR2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। देन उसके बाद NO2 साइनो एसिड। उसके बाद फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। और दारू का मजा ही कुछ और होता है। इसके बाद कौन होता है, तो आयन, डाइन नहीं बोल रहा हूं, आयन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, आयन, डाइन नहीं, आयन। अगर हम बात करें आयन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ पे देखना आयन। उसके बाद से क्या आएगा, अमीन। अमीन का क्या उठाओगे, एम। क्या उठाओगे, एम। अमीन का क्या उठाओगे, एम। ये रहा आइन एम, डाइन नहीं बोल देना है, आइन एम। तुम लोग तो स्पेशली मत बोलना, आइन एम। इसके बाद से क्या हो जाएगा, बेंज। क्या हो जाएगा, बेंज। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बेंज। ठीक है, आइन एम बेंज। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इन। समझ रहा हो मेरी बात को, इन। ये क्या हो गया, आइन एम बेंज इन, आइन एम बेंज इन। समझ रहा हो मेरी बात को। तो अगर हम बात करें इसका क्या होगा, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी। साइनाइड का बेटा एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। और दारू का मजा ही कुछ और है, आइन एम बेंज इन। ठीक है, तो ये कैसे ग्रुप होते हैं, ये सुनो सुनो सुनो, ये कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। ठीक है, इसमें पूछा कौन कौन सा जाता है जनरली, अगर इनऑर्गेनिक में किसका किसका काम आएगा, CN का, NO2 का, और आ सकता है OH का भी काम आ जाता है कई दफा, NH2 का भी कभी कभी काम आ जाएगा। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C का काम आ जाएगा। और मैं बता रहा हूं हेलोजन्स का काम आता है आपको, किसका काम आता है, हेलोजन्स। इनका काम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ये कैसे हो गए, डोनेटिंग, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3।
CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS3। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड का बेटा एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, और दारू का मजा ही कुछ और है। ठीक है, उसके बाद आइन एम बेंजीन, क्या हो गया? आइन एम बेंजीन। ठीक है, तो यहां पे फिर से बोलो एक बारी, क्या बनेगा? मजा ही कुछ और है। समझ रहा हो मेरी बात को? जनरली अगर हम बात करें, अब तुम इसको वैसे भी याद कर सकते हो। देखो, अगर ढंग से तुम देखोगे ना तो तुमको एक चीज नजर आएगी, पता है क्या? यहाँ पे तुम देखोगे ना, इस वाले में कंप्लीट चार्ज आ रहा है सब में, फिर उसके बाद इन सब में पार्शियल चार्ज आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इन सब में पार्शियल चार्ज आएगा। यहां के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां के बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी कितनी हो गई? 3.25, इसकी कितनी हो गई? 3, इसकी कितनी हो गई? 2.75, और इसकी भी कितनी हो गई? 2.75। लेकिन यहाँ 2.75 वाले कितने हैं? 1 2 3। 2.75 वाला 3 है, और यहाँ पे कितने हैं? 1। तो ये पूरा सीक्वेंस जमाया गया। अगर आप देखेंगे तो इसका लॉजिक क्या निकल के आएगा? ऊपर वाले सारे कंप्लीट चार्ज वाले हैं, तो इनको ज्यादा भूख लगेगी इलेक्ट्रॉन खाने की। उसके बाद सारे पार्शियल वाले हैं, और उसके बाद से कौन सा फैक्टर आ गया? ईएन आ गया। आप उठा के देख लीजिए, आप यहां से देखेंगे ना तो आपको नजर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि बताइए, OR का OS से ज्यादा कैसे होता है? OR का OS से ज्यादा कैसे होता है? ये तो OCS3, और CS3 तो प्लस आई लगाता है। अरे यार, वो तो ऑब्वियस है, इक्वी रेजोनेंस में सिंपल सी, एक एच इसका निकालो एक एच इसका निकालो, ये लॉजिकल होता है वो। ठीक है, एक वो कहाँ कहाँ करेगा? ऊपर भी इक्वी रेजो करेगा, नीचे भी इक्वी रेजो करेगा। एस डबल बॉन्ड ऊपर भी है, एस डबल बॉन्ड ओ भी नीचे भी है। और नेगेटिव चार्ज, एक अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक अच्छे घराने का एलिमेंट अपने सर पे क्या रखना चाहता है? नेगेटिव चार्ज। बराबरी के खानदान में रिश्ता करना चाहता है, इसलिए ऑक्सीजन पे बैठा नेगेटिव, ऊपर भी ऑक्सीजन पे जा रहा है, नीचे भी ऑक्सीजन पे जा रहा है। लेकिन COH में क्या हो रहा है? अगर हम बात करें, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, वो एक ही बार नीचे जा रहा है, इसलिए SO3H का ज्यादा आ जाता है। वो तो लॉजिकल वहां बैठे बैठे निकालना होता है। ऐसे रटने लगे फिर रटते ही रह जाओगे, फिर निकलेगा नहीं एग्जाम के अंदर। इसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत ब्रेन अपना खोल के रखना पड़ेगा, कि ऑर्गेनिक का सवाल जब भी आपको लगाना है तो आप थोड़ा सा ब्रेन खोल के रखिए। इक्विरेजो बताया होगा सर ने, इक्विरेजो वहां पे लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, बताइए तो यहाँ पे OR और OH में, अच्छा छोड़ो यार, OI2 और OH2 में, पहले तो ये बताओ। अच्छा छोड़ो, तुम NR3 और NH3 में बताओ पहले। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तुम याद रखना, मैं समझ रहा हूँ मेरी बात को। ठीक है क्या? रीजन अगर मैं तुमसे बोलूं मोर स्पेसिफाइड, ओके, ये सारी स्टडी आप जब एसिडिक मीडियम की कर रहे होते हैं तो आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कर रहे होते हैं तो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एच से जुड़ा हुआ हर वो एच केमिस्ट्री की दुनिया में क्या बोला जाता है? एक्टिव एच। तो अगर बात किया जाए तो ये क्या है? एक्टिव एच है। एक्टिव एच होने की वजह से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तगड़ी वाली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मीडियम के अंदर तगड़ी वाली होगी, चार्ज डिस्पर्स कर जाएगा। चार्ज डिस्पर्स कर जाने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज का कम हो जाना, फैल जाना, वो पूरी तरीके से क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। और फैलने की वजह से जब इसको भूख ही ज्यादा नहीं लगेगी तो ज्यादा कहां से खींचेगा? दैट इज द रीजन। इस रीजन को कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। और सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से NR3 NH3 से ज्यादा पाया जाता है, OI2 OH2 से ज्यादा पाया जाता है, OR OH से ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है। एनीवे, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा दिमाग खोल के ध्यान रखा करिए, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ रट रहे हैं। रटने से आपको सवाल सॉल्व नहीं होगा ऑर्गेनिक का कभी भी। आपको थोड़ा दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इनऑर्गेनिक में दिमाग नहीं लगाना होता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में फिक्स है, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, एग्जामिनर मान लेगा वो बात। समझ रहा हो मेरी बात को? तो मत मानना। तो याद रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CS2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CS3। उसके बाद से क्या हो जाता है? 1 डिग्री के बाद क्या आ जाता है? लास्ट में CS3 आ जाता है। ठीक है, और 3 डिग्री किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं। 2 डिग्री किसको बोलते हैं? इसको। और 1 डिग्री किसको बोलते हैं? इसको। जनरली आपको जो काम आएगा वो कौन सा काम आएगा? CS3 काम आएगा। ठीक है, अभी आप देखिए हर जगह। अच्छा, CT3 CD3 CS3 क्या है सर? तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या कहा जाता है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये कहता है कि सबसे ज्यादा डोनेटिंग कौन होगा? CT3, उसके बाद होगा CD3, उसके बाद कौन सा होगा? CS3। और इसके पीछे रीजन क्या है? तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या रीजन होता है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट।
अब बताओ CT3 ही ज्यादा क्यों लगाएगा? मास ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? ऐसा ऐसा क्या हो गया मास ज्यादा होने की वजह से? हाँ, वाइब्रेशन कम हो गया तो क्या हो गया? हाँ, जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा। और वहीं हाइपर कंजुगेशन में जाते हो तो आप कहते हो कि जस्ट रिवर्स हो गया, तो वहां तो हाइपर, अच्छा तो अल्फा टी नहीं पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब अल्फा टी नहीं पार्टिसिपेट करता है। रीजन बताइए। सिंपल सी बात है भैया, वहां क्या होता है, CT3 है एक जगह, एक जगह क्या है CD3 है, और एक जगह क्या है CS3 है। पक्की बात है। मास सबसे ज्यादा किसका है? टी का। वाइब्रेशन क्या होगा इसके अंदर? कम। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। बॉन्ड क्या होगा? मजबूत। तो टूटेगा नहीं जल्दी। और हाइपर कंजुगेशन में फिनोमेना किसकी है? टूट टूट के जो स्टेबलाइज करता है, टूट टूट के स्टेबलाइज करता है, इसलिए वहां CS3 डोमिनेट करता है और यहाँ इंडक्टिव में कौन डोमिनेट करता है? CT3। एनीवे, अगर हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, बात मेरी डाइपोल मूवमेंट में इतनी सी है भाई कि तुमको सवाल आ जाएगा, अब फंसना मत। जैसे कि एक और सवाल तुमको देते हैं, चलो आओ इस सवाल को करके बताओ, फिर मैं मानूंगा तुम्हें। सवाल ये है कि मान लीजिए ये मैंने क्या ले लिया? रिंग ले लिया, ठीक है। अब ये सवाल आपको ही सॉल्व करके बताना है। ये मैंने क्या ले लिया? रिंग ले लिया। ये क्या ले लिया? रिंग ले लिया। अब मैंने तुमसे क्या बोला कि यहाँ पे ले लो Cl, यहाँ पे ले लो Cl, यहाँ पे ले लो यहाँ पे ले लो आप क्या? Cl, और यहाँ पे क्या ले लो? Cl। अब यहाँ पे क्या ले लो? Cl, और यहाँ पे क्या ले लो? Cl। अब बताओ म्यू कंपेयर करके बताना जरा ABC में, फटाफट से बताओ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूं? पॉइंट, ठीक है, पॉइंट मान लिया, यहाँ पे भी मान लिया, यहाँ पे भी मान लिया, यहाँ पे भी। डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? विड्रॉइंग है तो ऊपर एरो या नीचे एरो? अगर नीचे वाले साइड जाओगे तो ऊपर एरो या नीचे एरो? नीचे। चलो अच्छा, इसमें बताओ क्या हो जाएगा? ऊपर। और ये बताओ राइट या लेफ्ट? आजू या बाजू? आजू, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ खींचेगा। आजू या बाजू? समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये देखो, ये क्या बन गया तुम्हारा? θ1। ये क्या बन गया? θ2। और ये क्या बन गया? θ3। अब बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट? क्या हो जाएगा? बी, देन सी, देन ए। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा एक मिनट रुको, एक बार देख लें तो मुझे CS3 वाला कराया या नहीं कराया। हाँ करा दिया है, ठीक है। अब मतलब अपने मन से कोई भी सवाल बना लो यार, अब तुमको जो मन करता है वो सवाल बना लो। आओ एक और सवाल करके देते हैं, आओ एक और सवाल देते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने मान लो यहाँ पे क्या ले लिया? ये ले लिया मैंने क्या? CN। क्या ले लिया बोलो जल्दी? CN, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? मान लो लेट सपोज यहाँ पे मैंने मान लिया CN, और ये क्या मैंने मान लिया? CN। अच्छा इसका बताना, यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? CN, और यहाँ पे भी क्या ले लिया? CN। पक्की बात है? सिंपल बताओ मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ। सबसे पहला काम मैं क्या करूं? पॉइंट ड्रॉ करो सर। क्या करो? पॉइंट ड्रॉ करो, ठीक है। पॉइंट ड्रॉ कर लिया, चलो पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब बता ऊपर लेगा या नीचे देगा? ऊपर। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है भाई, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 3.25 से भी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा? ऊपर लेगा, और ये वाला नीचे लेगा। ये किसकी वैल्यू बन गई? θ1। अच्छा ये बता, ये क्या करेगा बोल जल्दी? ऊपर। और ये क्या लेगा? साइड में। ये वैल्यू क्या बन गई? θ2। अच्छा ये बता कहां लेगा? ऊपर। और ये कहां लेगा बोल जल्दी? यहाँ पे बाजू में, हाँ है ना? तो ये क्या बन गया? θ3। अगर मैं इसको A कहता हूं, इसको B कहता हूं, इसको C कहता हूं, कंपेयर डाइपोल मोमेंट। सी देन क्या होगा? बी देन क्या होगा? ए। क्या वो तो तेरे को पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे बता। क्लियर है या नहीं क्लियर है? पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? तो ये थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बोलो जल्दी? कम होता है। अब एक और पॉइंट लिखो। अब इतने पॉइंट के सवाल मैंने करा दिए। सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा होगा? सिस का। ट्रांस कौन बोला है? किसका ज्यादा होगा? सिस। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि वहां क्या आता है? कंप्लीट चार्ज आता है। AB2L0 का डाइपोल मोमेंट जीरो या नॉन जीरो? AB3L0 का, AB4L0 का, AB5L0 का, AB6L0 का, AB7L0 का जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, विथ लोन पेयर में आ जाओ। AB2L3 का लोन पेयर क्या होगा? तीनों कहां होंगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे। डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? AB4L2 का क्या हो जाएगा? जीरो। क्या इनके अलावा कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है तो उसका जीरो होगा? नहीं होगा। ई के बाद F पॉइंट एक लिखो, F पॉइंट, F F F लिखो, F पॉइंट लिखो। किसी मॉलिक्यूल के पास, किसी मॉलिक्यूल के पास, किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के पास
किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के पास, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद से कोऑर्डिनेशन अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, हाँ हेलो हेलो, बस मुझे अगले 1 घंटे के अंदर मैं आपको वेरीफाई करता हूँ, हाँ 1 घंटे बस, ठीक ठीक ठीक। चलो तो अब लिखो फटाफट, वही तो कल खत्म होगा। फजान से रूल तो है उसके अंदर, हाँ लैटिस एनर्जी उसी में है, 5 ज्यादा नहीं लगेगा, इतना तुम लोगों को बताया जाता है कि इतना लंबा होता है, उसको देखना कल, नॉर्मल होता है एकदम। एक 3 को तो पॉइंट यार, फजांस रूल है क्या, 3 पॉइंट में फजांस रूल खत्म होता है। चार्ज एंड रेडियस ऑफ एन आयन शुड बी हाई, चार्ज ऑफ केटायन शुड बी हाई, लेकिन रेडियस ऑफ केटायन शुड बी लो, खत्म फजांस, यही फजांस था, समझ रहे हो? हाँ हाँ दर, अरे तुम जाना उसके बाद सवाल लगाना, 3 को पॉइंट होता है। लैटिस एनर्जी कैपेसिटेंस की एक इक्वेशन से आता है, क्या आता है कि माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर प्लस बी टू दी बी अपॉन आर टू दी पावर एन, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो बी टू दी बी अपॉन आर टू दी पावर एन सब खा जाते हैं। काहे की रटी हुई विद्या चल रही है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, आया कहां से पहले, यही तो बताइए। तो मैथ्स में कैपेसिटेंस की इक्वेशन होती है, वहां से आता है, उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को बताता है। लेकिन चूंकि लैटिस अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव लग रहा है, डोमिनेट अगर हम बात करें, अट्रैक्टिव लग रहा है या रिपल्सिव लग रहा है, सर दोनों लग रहा है, दोनों लग रहा है एट द सेम टाइम, दोनों लगता है, लेकिन ज्यादा कौन लग रहा है अगर वो स्ट्रॉन्ग लैटिस बन रहा है, अट्रैक्टिव। इसीलिए रिपल्सिव को नेग्लेक्सिबल मान के हम उसको जीरो कंसीडर करके हटा देते हैं। अन्यथा आधी दुनिया तुम जाके देखना लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला लिखेगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, अगवा बी टू बी अपॉन आर टू दी पावर एन कहां गया, खा गए हम, पते नहीं है। वो कैपेसिटेंस की एक इक्वेशन है, वहां से निकल के आता है, बहुत नॉर्मल होता है यार, तुम लोग हवा बनाया गया, केवल नॉर्मल एकदम होता है सब कुछ। चलो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप आयनिक सॉल्ट को पानी के अंदर डाल रहे हो, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है भाई, वो केटायन और एनायन के बीच तलाक करवाएगा, दोनों को अलग कर देगा, दोनों आयन को पानी घेर लेगा, और जो रिलीज एनर्जी है उसको कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। अब उसी केटायन और एनायन को बाहर निकाल लीजिए मीडियम से, ठीक है, वो फट से आके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जैसे ही जुड़ेंगे क्या बना, एक लैटिस बना, रिलीज एनर्जी को आपने क्या बोला, लैटिस एनर्जी। अब इसकी डिपेंडेंसी होती है, किसके ऊपर होती है, चार्ज के ऊपर और साइज के ऊपर, किसका लैटिस अच्छा बनेगा, किसका लैटिस बेकार बनेगा। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। अरे भाई पहली चीज, हाइड्रेशन किसके लिए डिफाइंड है, सॉलिड के लिए डिफाइंड है, हाँ? गैसियस आयन क्या होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, उसी गैसियस आयन को निकाल रहा हूं मेरे भाई। पहले वो होता है कि मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, कहाँ लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल, कौन सी जगह पे, जहां मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड, पेज नंबर 186 पे जाके देखिएगा, उसमें लिखा गया मेटल्स आर जनरली सॉलिड। अब सॉलिड से जब तक आप क्या नहीं बनाओगे, गैसियस नहीं बनाओगे, सब्लिमेशन एनर्जी जब तक नहीं दोगे, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी, उसके बाद से अगर हम बात करें उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उसके अंदर अगर हम बात करें डेल्टा एचजी, वो तो चलेगी ही चलेगी, वो तो फॉर्मेशन होगा ना, NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर आपने पानी में डाल के अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इट मींस आप गैसियस में आ चुके हैं। अब गैसियस आयन को एक्वस साइज उसकी बड़ी होगी या छोटी होगी, समझ रहे हो, हाइड्रेशन भी तो गैसियस के लिए डिफाइंड है। अगर मैं हाइड्रेशन कह रहा हूं, इट मींस मैं मान के चल रहा हूं वो गैसियस है, और उसी गैसियस आयन को बाहर में निकाल के अगर चिपका दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया, लैटिस एनर्जी हो गई। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, हवा बना रखा है आपने केवल, बहुत नॉर्मल कंसेप्ट होता है, वो अपन देखेंगे। एनीवे हम बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है, सबसे पहली चीज क्या लिखवा रहा था, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक लोन पेयर आ गया, किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर या पास में एक लोन पेयर दिख जाए, एक लोन पेयर दिख जाए, किसी भी, यहां लिख देता हूं मैं, एफ पॉइंट है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के पास, आप लिख लेना कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक लोन पेयर दिख जाए, सिर्फ एक लोन पेयर, सिर्फ एक लोन पेयर, कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर, उसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है, सिर्फ एक लोन पेयर दिख जाए, एक लोन पेयर दिख गया बस, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। एक लोन पेयर दिख जाए तो उसका म्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, उसका म्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर एक लोन पेयर है तो कभी भी म्यू क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर एक लोन पेयर दिख गया
तो उसका अगर हम बात करें उसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सर, आइए एग्जाम्पल देके बताइए। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं, एग्जाम्पल क्वेश्चन के फॉर्म में लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। मान लो मैंने तुमसे कहा CO2 ले लो और मैंने क्या कहा SO2 ले लो, ठीक है। अब देख भाई CO2 में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल कितनी होती है 2.5, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5। ये खींचेगा और ये लेगा, ये भी खींचेगा और ये लेगा। बता एक बात मुझे सोच के बता बेटा, बता सोच के, ये μ1 है और ये क्या है μ2 है, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर देंगे? डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। आजा इधर आजा, यहाँ पे देख S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और ये क्या बन गया तेरा लोन पेयर बन गया। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताओ क्या ये अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा, बोल जल्दी। ये भी अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा, और ये भी अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा। वेक्टर कितने डिग्री का बन रहा है 120, तीन वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, ऐसा कहते हैं आप लोग, लेकिन ये सही नहीं है। तीन इक्वल वेक्टर, ये दोनों बराबरी वाले हैं, ये दोनों देखो आजू वाला और बाजू वाला बराबरी वाला है, ये तो लोन पेयर का मूवमेंट है ना भाई। तो लोन पेयर को बॉन्ड पेयर के बराबर कैसे तुमने बता दिया, ये पहले हमको बताओ। तो तीन वेक्टर का 120 डिग्री पे होना जरूरी नहीं है, तीन इक्वल वेक्टर का, समझ रहे हो। तो इसके पास क्या, वैसे भी दूसरा कंसेप्ट अपन यूज करते हैं, एक लोन पेयर दिखा तो इसका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो म्यू इज डायरेक्टली क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू जीरो। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका कम, लोन पेयर वाले का ज्यादा और बॉन्ड पेयर वाले का कम। चल अगला सवाल ले ले, मैंने ले लिया SO2 और फिर क्या ले लिया SO3। अब बता इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसका ज्यादा किसका कम। ये क्या बन गया AB3L0, क्या बन गया बोलो जल्दी, AB3L0। कैसे सर, तो ये रहा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब बता मुझे जरा गौर से यहाँ पे सोच के बताना, ये डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहाँ पे सुनना एक मिनट, ये इधर, अब सुनना जरा गौर से, क्या तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। लेकिन SO2 में देखेगा तुझे क्या दिख रहा है, एक लोन पेयर। मैंने क्या बोला, जब भी किसी मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक लोन पेयर दिख जाए तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी किसी जीवन में जीरो नहीं हो सकता। किसका ज्यादा हो जाएगा, SO2। आजा और सवाल ले ले, और सवाल अगर मैंने तुझसे बोला, चल मेरे पास सवाल आ गया SiF4 आ गया, क्या आ गया SiF4, एंड क्या आ गया SF4 आ गया, क्या आ गया SiF4 एंड SF4। अब देख सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है बोल जल्दी, 14। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार के चार, क्या बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल या डबल। तो ये क्या बन जाएगा AB4L0। अरे हाँ ना बोलो भाई। और इसका डाइपोल मोमेंट तो सीधा सीधा क्या हो गया, जीरो। अब SF4 में बता कितने, कौन से ग्रुप का है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने बॉन्ड बनाएंगे, बचेंगे कितने, लोन पेयर एक, लोन पेयर एक, एक लोन पेयर दिख गया तो म्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। समझ रहा हो मेरी बात को, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम होगा, SF4 का ज्यादा। तो यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ एक लोन पेयर है तो ये क्या बन गया AB4L1। चल अगला एक और सवाल ले ले, मान ले मैंने तुझसे बोला XeO3 ले लो और मैंने क्या बोला XeF4 ले लो, क्या ले लो, XeO3 और XF4 ले लो, ठीक है। अब बताओ जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से ऑक्सीजन क्या सिंगल बनाएगा डबल बनाएगा, डबल मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उड़ा लेगा, बचा कितना, क्या AB3L1 बोलेगा या नहीं बोलेगा, एक लोन पेयर दिखा, जीरो या नॉन जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अरे हाँ ना बोल भाई। और इसका क्या हो गया, जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने 8, बॉन्डिंग कितने गए, बचा कितना, लोन पेयर कितना बचा AB4L2। क्या AB4L2 के लिए तुझे कुछ बात बताई है, देख कॉपी पलट के देख, लिखवाई है या नहीं लिखवाई है, लिखवाया या नहीं लिखवाया, कितना लिखवाया है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यानी डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम, XeO3 का ज्यादा, XeF4 का कम। चल अगला सवाल आजा, मैंने कहा XeF2 ले लो, क्या ले लो XeF2 और XeF4 ले लो। अब बताओ इसमें कंपेयर करके, तो एक बात था, जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 में से बॉन्ड कितने बनाएंगे, बढ़िया तरीका था दोस्त, ठीक है। जेनॉन में से इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो जल्दी, 8 अब बॉन्ड कितने बनाएंगे, 2, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, मतलब लोन पेयर कितना बनेगा, क्या बन गया ये AB2L3। हाँ या ना, कॉपी पलट के देख AB2L3 के लिए कुछ लिखा गया है,
लिखा गया है या नहीं लिखा गया? हाँ या ना, लिखा गया है नहीं? XeF4 आ जाए, XeF4, समझ रहा मेरी बात को? अच्छा नहीं लिखे हो? बी पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है उसमें, समझ रहे हो? इधर आओ, XeF4 में जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 में से बॉन्डिंग कितने करें? लोन पेयर कितना बचा? क्या बन गया ये? AB4L2, या फिर फॉर्मूला लगा के निकाल लेना वो वाला याद है कि नहीं याद है? वैलेंस शेल को किससे डिवाइड करना है? जो रिमाइंडर बचा उसको डिवाइड बाई क्या बताएगा? क्यू क्या बता देगा? उस वाले से भी। वैसे ऐसे जोड़ के ही मुंह से बैठ के निकाल सकते हो। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। क्या इसका म्यू कितना आएगा? बोल जल्दी, कितना आएगा? इसका भी म्यू कितना आएगा? खत्म बवाल। तो यानी कि दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? बराबर। अरे हाँ ना बोलो। चलो एक और सवाल ले लो, एक और सवाल मैं ले लेता हूं। अच्छा आ जाओ, इधर आ जाओ। CO2 ले लिया, SO3 ले लिया। अब जरा गौर से देखना, CO2 और SO3, क्या कार्बन के पास कितने? डबल बॉन्ड O आजू में, डबल बॉन्ड O बाजू में। अरे हाँ ना बोल भाई। इधर आजा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहाँ पे लोन पेयर के नाम पे क्या दिख रहा है? सन्नाटा। क्या बनेगा? AB3L0। और ये क्या बन गया? AB2L0। अब बता किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, किसका कम? सर दोनों का क्या हो जाएगा? जीरो। और इसका भी क्या हो जाएगा? जीरो। अरे हाँ ना बोलो। एक और सवाल मैंने ले लिया, मैंने कहा ClF3 ले ले। क्या ले ले? ClF3। और क्या ले ले? BF3 ले ले। क्या ले ले? BF3। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, ClF3 एंड BF3 की अगर हम बात करते हैं, बोरॉन कौन से ग्रुप का है बताना जरा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और फ्लोरीन कितने हैं? सिंगल या डबल? तो लोन पेयर बचेगा या नहीं बचेगा? क्या बन गया? AB3L0। म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा आजा, ClF3 में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 में से कितने बॉन्डिंग में गए? बचे कितने? मतलब लोन पेयर कितना बन जाए? AB3L। अच्छा, AB2L3 का जीरो होता है या AB3L2 का जीरो होता है? AB2L3। तो याद रखिएगा, यहाँ चकमा खा जाएंगे खट से, आप समझ रहे हैं? तो इसका जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? लोन पेयर वाले में सिर्फ 2 का जीरो होता है, बाकी सबका क्या होता है? नॉन जीरो। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे? जीरो। यानी किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ? ClF3 का। अरे हाँ ना बोलो भाई। और सवाल आ जाओ, यहाँ पे हमको दे दिया NH3, क्या दे दिया गया? NH3। और हमें क्या दे दिया गया? BF3। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बता? कितने होते हैं? 5 में से कितना बॉन्डिंग कर रहे? बचा कितना लोन पे? एक लोन पेयर, मतलब डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो। BF3 में क्या बनेगा? AB3L0। और इसका क्या बनेगा? AB3L1। डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? नॉन जीरो। इसका जीरो हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। मतलब काट रहा हूं डबल बॉन्ड को, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं है। चल और एक और सवाल ले ले, एक और सवाल ले ले, आजा। खट खट, अब तुम्हें ना ऐसे खट 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 तुम निकालते चले जाओगे, अगर तुमको उतनी बात मेरी ध्यान है तो। 5-6 बातें हैं जो मैंने बताई हैं, वो बस ध्यान रखो। मैंने तुमसे क्या दिया? मैंने तुम्हें दे दिया NF3 दे दिया। क्या दे दिया? NF3। और मैंने तुमको क्या दे दिया? BF3 दे दिया। क्या दे दिया? बोलो जल्दी। BF3। अब ये दे दिया। एक बात बता, बोरॉन के पास कौन, एक मिनट, बोरॉन कौन से ग्रुप का है? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फ्लोरीन क्या बनाएगा? तीनों इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए या बचे? तो एक ये क्या बन गया? AB3L0। अरे हाँ ना बोल भाई। इधर NF3 की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5, 5 में से कितने बॉन्डिंग में गए? लोन पेयर कितना बचा? क्या बन गया ये? हाँ या ना? म्यू जीरो या नॉन जीरो? यानी कि इसका ज्यादा हो गया, इसका नॉन जीरो हो गया, इसका कितना हो गया? जीरो। चल एक और सवाल ले ले। अगर मैंने तुझसे बोला क्या ले ले? कुछ भी ले ले, H2O और H2S ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो, मतलब समझ रहा हो मेरी बात को? एक लोन पेयर मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? ठीक है। अब इसके बाद F के बाद G पॉइंट आ जाता है। एक G पॉइंट लिखोगे, G पॉइंट। इसके लिए देख लो कितना जगह छोड़ना है आपको। कहां तक? यहाँ के बाद छोड़ा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ हाँ। कौन सा? XeF2 ले लो ना, ये तो XeF2 है। XeF2 AB2L3 दिखा तो रहा है, वो तो उससे पता कर लो तुम। ठीक है, देख लो इसके लिए कितना जगह छोड़ना है। ठीक है, देख लो जितना भी लगे।
यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ से अपने को वो पॉइंट एफ वाला वो था, जी वाला आप आ जाते हैं, जी वाला पॉइंट, ठीक है। जी वाला पॉइंट याद रखिएगा, जी वाला। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है सर, अभी बताता हूं, रुक जाओ। बस मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी के कारण, किसके कारण, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, मतलब इनका कैसा सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। और दूसरा रीजन अगर मैं बोलूं तो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण एक को ऑर्गेनिक का बेंजीन कहा जाता है, एक होने के कारण एक को ऑर्गेनिक का बेंजीन कहा जाता है, दूसरे को इनऑर्गेनिक का बेंजीन। एक को ऑर्गेनिक का बेंजीन कहा जाता है और दूसरे को इनऑर्गेनिक का, एक को ऑर्गेनिक का बेंजीन कहा जाता है और दूसरे को इनऑर्गेनिक का बेंजीन कहा जाता है, और दूसरे को इनऑर्गेनिक का बेंजीन कहा जाता है, दूसरे को इनऑर्गेनिक का बेंजीन कहा जाता है। क्या बोला मैंने, इनऑर्गेनिक का बेंजीन कहा जाता है, दूसरे को क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक का बेंजीन कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। पक्की बात है। अब देखो जरा गौर से, ऑर्गेनिक बेंजीन क्या है, छोड़ दो पेन कॉपी, सुन लो अब बात को। ऑर्गेनिक बेंजीन क्या है भाई, तो C6H6 को क्या बोलते हैं आप, ऑर्गेनिक का बेंजीन। अब इधर आ जाओ, इनऑर्गेनिक का बेंजीन क्या होता है, B3N3H6, इसको क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक का बेंजीन। क्या क्या कर रहा है रे गधा कहीं का, आता जाता है एक अक्षर नहीं, क्या लिख रहा है, क्या अभी बोला ना पेन छोड़ने के लिए, कानों से बहरे हो रहे हो का, दिमाग से तो हमको पता है कि गूंगे हो। इधर देखो, एक होता है C6H6, एक बात बता, सोच के बताना यहाँ पे, कार्बन के पास अगर हम बात करें, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताना जरा, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें होता है, वैलेंस शेल में। अरे होता है या नहीं होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन के पास, 6, 6 छका। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 36 6 42। ए चाचा ओ कहा, इधर देखो, बोरॉन के पास कितना होता है, 5 दिया 7 तरीके 21 और 15 36। हाइड्रोजन कितना है, 36 6, कितना इलेक्ट्रॉन आया दोनों के पास, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आया, तो मैंने क्या बोला, पहला कारण क्या बोला है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। आओ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बना के दिखाता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, छोटे छोटे कार्बन कार्बन कार्बन, छोटे छोटे कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, अरे हाँ ना बोलो भाई। आ जाओ, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, बी एन बी एन बी एन बी एन बी एन बी एन, समझ रहे हो। एन के पास क्या है, लोन पेयर, बी के पास क्या है, खाली कटोरा। मैं तेरी हर दूंगा, मैं तेरी, मैं तेरी, इसी वजह से तुम्हारे सर पे पॉजिटिव, मेरे सर पे नेगेटिव, तुम्हारे सर पे, मेरे सर पे, तुम्हारे सर पे, मेरे सर पे, सबसे क्या क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, छोटे छोटे हाइड्रोजन। एक मिनट, कलर चेंज करना पड़ जाएगा तो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनो सुनो सुनो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, छोटे छोटे हाइड्रोजन, 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 छोटे छोटे हाइड्रोजन। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। अब देख स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी भी है या नहीं है। सबसे तगड़ी बात बताता हूं, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसे ही कहा, बोला इसे ही कहा जाता है, क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोला जाता है बोल दोस्त, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन। वजह क्या है नाम लेने, नाम सेम रखने का, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, अरे हाँ ना बोल भाई, एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। मुद्दे की बात बताता हूं, दोनों का डाइपोल मूवमेंट म्यू क्या होता है, जीरो, म्यू क्या होता है, जीरो। ओवरऑल पोलर है मॉलिक्यूल या नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ कार्बन 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 हर जगह सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बॉन्ड है। अच्छा लेकिन यहाँ पे देखोगे तो तुमको एक बात बताओ, बॉन्ड कैसा दिख रहा है, ये मुझे बताओ, बॉन्ड कैसा दिख रहा है, पोलर दिख रहा है, बॉन्ड कैसा दिख रहा है, पोलर। लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है,
कैसा है, नॉन पोलर। तो अगर हम बात करें, बॉन्ड पोलर होता है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्या है, बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होता है, नॉन पोलर। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एंड में जाके कि बॉन्ड पोलर था या मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर था, समझ रहे हो। तो बॉन्ड पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल, लेकिन क्या बोलो बोलो, ओवरऑल मॉलिक्यूल, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है, बोलो जल्दी, नॉन पोलर। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। क्लियर है, बोलो हाँ है ना। ये बात होती है इनके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, जी पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद एक और दो पॉइंट होते हैं, उसको भी बताना है, एच पॉइंट बताना है, बस उसके बाद से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एच पॉइंट में एक वो करना है, डेटा बेस्ड इंक्लूड करना है, ठीक है। एनीवे थैंक्स टू, मतलब आपकी क्लास के एक बच्चे का धन्यवाद, ठीक है। एनीवे पहले इसको नोट करो, फिर बताता हूं मैं आपको। चलो नोट करो, छापो। हाँ, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अरे यार, एक किस डायरेक्शन में, आप सिंपल से समझिए, बी और एन है, ठीक है। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन, बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरे रिंग के अंदर सेम है ना, और जब रेजोनेंस चलने लगेगा तो चार्ज जो होगा वो तो पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स हो गया, और डिस्पर्स हो गया तो उसमें चार्ज कहां बचा, एक जगह कहीं सेंट्रलाइज रहा नहीं, रहा ना। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या, हाँ तो वो तो वही कह रहा हूं ना, वही तो बात मैं भी कह रहा हूं, ठीक है। छापिए पीछे, अब कहा, इससे पीछे कहां, जाओ भाई पीछे जाओ, नहीं जा रहा है, मना कर रहा है। क्या चीज, क्या कह रहे हैं छोटू, क्या कह रहा है, उसको बहुत इंटरेस्ट है, बच के रहना बे उससे। धारा हट गई, इसका क्या मतलब, दुरुपयोग करोगे। गंदी बातों में इसका इंटरेस्ट है, इसीलिए तो ये गंदी गंदी बातें कर रहा है क्लास के अंदर। देखो गाना नहीं आता है, वो आया था, उलाला उलाला, उन्हीं के लिए बना था, तू है मेरी फैंटेसी। अब तुम लोगों का पर्व चालू हो गया, अब यहाँ से लेके तुम लोग कब तक बिजी रहोगे, छठ तक। फिर एग्जामिनर तुम्हारा छठ निकालेगा, टेंशन मत लो। छत पे ले जाके बुलाएगा, फोर्थ फ्लोर पे, आइए चाय पी लीजिए। कितने लोगों को नींद आ रही है आज, बोलो, कितने लोगों को नींद आ रही है। नहीं 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 नहीं, ये पावन पुनीत अवसर है, इस टाइम पे ना, मतलब कोई व्रत हो तो कुछ उल्टा सीधा मत बोलना भाई, नहीं बोला जाता है। इसीलिए मैं पूछ रहा था कितने लोगों को नींद आ रही है और कितने लोग व्रत हैं, मैं उनको कभी कुछ नहीं बोलूंगा, स्पेशली अगले 9 दिन कुछ नहीं बोलूंगा। तुम कुछ कितना बड़ी गलती कर देना है, सोने के लिए नहीं, खड़ा कर दूंगा थोड़ी देर। बताओ तो बस, नींद किसको आ रही है, एक बार बस बोलो तो।
2 सितंबर को देखना कौन सा दिन है। हाँ बताओ तो, देखो तो एक बार कौन सा डे है। मंडे है। पिछला जो बीता है।
हाँ, स्लाइड।
कितने बजे तक अब आप लोगों की क्लासेस हो गई हैं? 1 बजे तक बस? पढ़ो चुपचाप से बैठ के 1 बजे तक। 1:45 से पहले नहीं छोड़ूंगा सर। क्या क्या गजब हाल है यार तुम लोग का। दशहरा का 10 दिन का छुट्टी चाहिए, छठ और दिवाली का 10 दिन का छुट्टी चाहिए, और सर हाँ फ्री में जो ही छुट्टियां काटे वही। हाँ हाँ बेटा, समझ रहे हो। बीवी बीवी बच्चा आ जाएगा तब क्या करोगे? कमोए पे नहीं जाएंगे, बीवी है ना घर में हमारी। चलो बहुत लिख लिए, ये वाला पेज बस कर लो उसके बाद से। डाइपोल मूवमेंट की वो भेज दी है मैंने, क्या कहा जाता है, डीपीपी। वो सॉल्व कर जाओ पूरा, उसमें बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे, तगड़े तगड़े। अबे एमओटी तो अभी दिया ना आंसर पिछली बार। हाँ बोला तो था यार, डाइपोल मोमेंट का आज डालता हूँ पहले। एमओटी वाला भी दिया था, आज डाइपोल मोमेंट वाला भी डाल दूंगा 1-1.5 घंटे बाद। आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिए। हाँ डाउट आज अवेलेबल, आज अभी अपडेट आ जाएगा तुमको टेलीग्राम पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी, और इसके बाद क्या पॉइंट है, एच। एच पॉइंट क्या है सुनिएगा जरा गौर से। एच पॉइंट जनरली डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी। ठीक है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली अपने को क्या डोमिनेट करता हुआ मिलता है, Q। ठीक है, Q डोमिनेट करता है। और अगर वहीं ऑर्गेनिक में हम बात करें तो ऑर्गेनिक में डी भी डोमिनेट करता है। लेकिन कुल मिला जुला के मैं कहना क्या चाहता हूं वो सुनना। मैं ये कहना चाहता हूं इस Q और D के रिजल्टेंट पे, Q और D के रिजल्टेंट पे क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, Q और D के नेट रिजल्ट की वजह से, नेट रिजल्ट की वजह से दो ऑर्डर पे इफेक्ट पड़ता है, दो ऑर्डर पर इफेक्ट पड़ता है। पहला कौन सा है, जो कि डेटा बन जाते हैं, डेटाबेस बन जाते हैं। कहां पे अगर हम बात करें, पहला अगर हम ऑर्डर बात करें तो पहला क्वेश्चन कौन सा था, ए वाला, CH3Cl, देन कौन सा CH3F, देन कौन सा CH3Br, और देन कौन सा CH3I। पहला तो ये ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर अगर हम बात करें तो वाटर हुआ H2O, एंड अगर हम बात करें HF, एंड अगर हम बात करें NH3। जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, अगर आप लॉजिकली जाएंगे तो लॉजिकली आपको यह पता चलेगा कि ये H है और ये क्या है, F है। यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे एक लोन पेयर, एंड यहां पे एक लोन पेयर, HF। ठीक है, 3 लोन पेयर एक डायरेक्शन में है। वाटर में आ जाओ तो यहां पे देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहां पे 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें NH3 के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा HF का, देन किसका होना चाहिए, H2O, देन किसका होना चाहिए, NH3 का। लेकिन ये ऑर्डर ना आके ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर आता है आपका H2O का सबसे ज्यादा, देन किसका आता है, HF का, और देन किसका आता है, NH3 का। तो अगर हम बात करें जनरली म्यू इज इक्वल टू क्यू डोमिनेट करता है, लेकिन Q और D के नेट रिजल्ट की वजह से 2 ऑर्डर इफेक्ट होते हैं, और वो 2 ऑर्डर क्या है, ये है। अगर हम आपसे बात करें, आपकी उम्मीद क्या होगी, आपकी उम्मीद ये होगी,
आपकी उम्मीद होगी ये, समझ रहे हो कि आपकी उम्मीद ये करोगे कि सबसे ज्यादा किसका हो HF, देन किसका हो H2O, देन किसका हो NH3 का। लेकिन अगर आप देखोगे सच्चाई, अगर देखोगे, अगर रियलिटी पे जाओगे, सच्चाई देखोगे, तो सच्चाई क्या पता चलेगी? सच्चाई ये पता चलेगी कि H2O है, HF है और NH3 है, यानी कि HF को पहले आना चाहिए था, H2O को बाद में। लेकिन होता क्या है, HF बाद में आएगा, H2O पहले आएगा। और कंप्लीट अगर मैं बोलूं ना, तो ये किसका रिजल्ट है? Q और D का जो डेटा आया है ना, वो किसके लिए ज्यादा आता है? वाटर के लिए ज्यादा आता है कंपेयर टू HF, कंपेयर टू NH3। तो इस दो सवाल ऐसे हैं जहां पे आपको फंसाया जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके साथ जाएंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आंसर जो एग्जैक्ट जाएगा वो कौन सा जाएगा? H2O, देन HF, देन कौन सा जाएगा? NH3। बाकी सारे सवालों के लिए मैं आपको बोलूं, रेस्ट सवालों के लिए Q डोमिनेट करता है। अगर यहां पे मैं लिखूं रेस्ट क्वेश्चंस के लिए, रेस्ट क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए क्यू डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट करेगा बोलो जल्दी? क्यू डोमिनेट करेगा। क्या डोमिनेट करेगा बोलो जल्दी? क्यू डोमिनेट करेगा। समझ रहा हो मेरी बात को? बाकी सबके लिए कौन डोमिनेट करेगा? तो क्यू डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं मान लो, अगर क्वेश्चन मैंने बोला, पहला क्वेश्चन क्या बोला मैंने? कहा ले लो NH3 ले लो, और क्या ले लो? PS3 ले लो। ठीक है, NH3 ले लो और क्या ले लो? PS3। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जेई के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ढंग से सुनिएगा। ये रहा नाइट्रोजन, बहुत पहले पूछा था, यानी कि अब तो नीट में कॉमन है ये सवाल। यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये फास्फोरस के पास लोन पेयर है। अब फास्फोरस और हाइड्रोजन का क्या माना जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर माना जाता है। तो PS3 के बारे में क्या कहा जाता है समझना। PS3 के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका लोन पेयर का डायरेक्शन ये हुआ, और ये लोन पेयर का, सॉरी, ये बॉन्ड पेयर का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4। समझ रहा हो मेरी बात को? μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जरा गौर से देखना, ये μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो P और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, P एंड H have almost similar electronegativity, have almost similar electronegativity, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पीएच बॉन्ड जो कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है? नॉन पोलर। क्या बोला जाता है? नॉन पोलर। तो अब देखो जरा गौर से, एक था इनऑर्गेनिक बेंजीन और एक है PS3। अब इसके अंदर ढंग से सुनना कि PS3 के अंदर नॉन पोलर बॉन्ड होता है, मतलब कोई यहाँ पोलैरिटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है? ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये लोन पेयर वाली डायरेक्शन थोड़ी बदल दोगे भाई, समझ में आई कि नहीं आई? तो PS3 के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण पीएच बॉन्ड नॉन पोलर कंसीडर्ड किया जाता है। पीएच बॉन्ड नॉन पोलर कंसीडर्ड किया जाता है, नॉन पोलर कंसीडर्ड किया जाता है, नॉन पोलर कंसीडर्ड किया जाता है, कंसीडर्ड किया जाता है, किया जाता है। लेकिन 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 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, अगर हम इसकी बात करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होता है? ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होता है? ओवरऑल मॉलिक्यूल इज पोलर, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज पोलर। तो याद रखिएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज पोलर, इज पोलर। ये कैसा होता है? पोलर होता है। अब बात आती है इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। ज्यादा किसका हुआ आप मुझे बताइए? NH3 का। क्यू डोमिनेट करेगा, क्यू, जहां आप याद रखिए कि जनरली Q इंटू डी केवल दो रिजल्ट को बदलते हैं, बाकी अगर आप देखेंगे उठा के तो इनके अलावा Q इंटू डी जो होते हैं बस दो रिजल्ट को बदलते हैं, बाकी जगह पे क्या डोमिनेट करता है? Q डोमिनेट करता है। तो इनऑर्गेनिक में जनरली कौन डोमिनेट करता है? Q। और ऑर्गेनिक का एक ही सवाल आता है हमेशा डाइपोल मोमेंट पे, वो ये वाला आता है, यहाँ क्या डोमिनेट कर जाता है? Q इंटू डी, दोनों डोमिनेट कर जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पे DPP लगा लीजिएगा आप लोग, और यहाँ डाइपोल मोमेंट पे पूर्ण विराम। अगली हेडिंग आइए, वीक फोर्सेस। कहां पे हम आते हैं? वीक फोर्सेस। दरअसल वीक फोर्सेस की अगर हम बात करें तो वीक बॉन्ड कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड।
और एक अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। क्या होता है, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। एक क्या होता है बोलो जल्दी, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। पक्की बात है। अब सुनना, हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, सुनना जरा गौर से, ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो। ढंग से सुनिएगा। एक होता है ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, अगर हम बात करें ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, 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 ये कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक कौन सा होता है, अनसिमेट्रिकल। एक होता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक कौन सी होती है, अनसिमेट्रिकल। एक होती है सिमेट्रिकल और एक कौन सी होती है, अनसिमेट्रिकल। अब अगर हम बात करें दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, कि विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है या बिटवीन द मॉलिक्यूल हो रहा है। अगर हम बात करें क्या होता है बोलो जल्दी, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, इंडिया में रणजी ट्रॉफी चल रही है या आईसीसी टी20 चल रहा है। आईसीसी टी20 चलेगा तो दो कंट्री में होगा, और रणजी चलेगा तो दो स्टेट में होगा, ठीक है, विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री दो टीम के बीच मैच चल रहा है, और बिटवीन द कंट्री चल रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, बिटवीन द कंट्रीज चल रहा है। अगर मुंबई इंडियंस का दिल्ली डेयरडेविल से चल रहा है, इसका मतलब क्या है, विद इन द कंट्री चल रहा है। ठीक है, तो विद इन द मॉलिक्यूल या बिटवीन द मॉलिक्यूल, अगर हम बात करें आपसे, विद इन द मॉलिक्यूल या फिर बिटवीन द मॉलिक्यूल, इसके बेसिस पे दो नाम बनते हैं। अब आप खुद मुझे सोच के बताइए, इंटरनेशनल मैच किसे कहते हैं आप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या दिल्ली या मुंबई। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो अपन क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर या इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इसको अपन बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, इंटर मॉलिक्यूलर। इसको अपन बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, इंटर मॉलिक्यूलर। और अगर मान लो मैंने तुमसे कहा बिटवीन द मॉलिक्यूल चल रहा है, मतलब नाम क्या बनेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या बनेगा बोलो जल्दी, इंट्रा मॉलिक्यूलर। आ जाओ डाइपोल बेस फोर्सेस, इस पे कल डिस्कशन होगा क्योंकि लंबा डिस्कशन इस पे रिक्वायर्ड है। इस पे आते हैं डाइपोल बेस फोर्सेस। डाइपोल बेस फोर्सेस के बारे में आपको दो बातें समझना है। चूंकि अभी आपने डाइपोल पढ़ा है, अभी आप रिलेट कर पाओगे, सुनना जरा गौर से। एक होता है परमानेंट डाइपोल। क्या होता है बोलो जल्दी, परमानेंट डाइपोल। एक कौन सा होता है, परमानेंट। और एक कौन सा होता है, टेम्पररी। क्या होता है बोलो जल्दी, टेम्पररी। एक होता है टेम्पररी, समझ रहा हो मेरी बात को। एक होता है परमानेंट और एक कौन सा होता है, टेम्पररी। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना। परमानेंट इज ऑलवेज बेहतर देन टेम्पररी, ये आपको ध्यान रखना है। परमानेंट इज ऑलवेज बेहतर देन टेम्पररी। अब देखो डाइपोल बेस्ड फोर्सेस दो तरह की होती हैं। कैसे होती हैं सर, एक वहां पे जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट हो, और एक ऐसा जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। क्या बोला बोलो जल्दी, एक वहां पे जहां आयन का इन्वॉल्वमेंट है, आयन इन्वॉल्व है, आयन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लिथियम को पानी में डाला, लिथियम आयन है, पानी क्या है, डाइपोल है। समझ रहे हो मेरी बात को, लिथियम आयन को पानी में डाला, आयन इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है। तो आयन इन्वॉल्व है, एक कैटेगरी बनती है आयन इन्वॉल्व है, और एक कैटेगरी बनती है आयन इन्वॉल्व नहीं है। क्या बोलो बोलो, आयन इन्वॉल्व नहीं है। अब इसके बेसिस पे देखो फोर्स बनते हैं। कितने फोर्स बनते हैं, तो एक का नाम क्या होता है दोस्त, एक का नाम बनता है आयन डाइपोल। क्या बनता है बोलो जल्दी, आयन डाइपोल। एक का नाम क्या बनता है, आयन डाइपोल। ठीक है, दूसरे का नाम क्या बनता है अगर हम बात करें तो, अच्छा एक और शब्द मैं बता दे रहा हूं, टेम्पोररी कैसे पहचानेंगे, जिसके नाम में इंड्यूस लग गया। जिसके नाम में क्या लग गया बोलो जल्दी, इंड्यूस। जिसके नाम में क्या वर्ड यूज लग गया, इंड्यूस। क्या हो गया बोलो जल्दी, इंड्यूस। जिसके नाम में इंड्यूस लग गया मतलब वो पोलराइजेशन कैसा है, टेम्पोररी। और जहां इंड्यूस नहीं लगा वो कैसा बनेगा, परमानेंट। तो देखो एक होता है आयन डाइपोल, और एक क्या होता है बोलो जल्दी, तो एक अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल। क्या होता है बोलो जल्दी, डाइपोल डाइपोल। क्या यहाँ पे दोनों जगह आप मुझे सोच के बताइए, कहीं इंड्यूस्ड आया है या नहीं आया, मतलब ये परमानेंट है या टेम्पररी है, मतलब ये सब पे भारी पड़ेगा या नहीं भारी पड़ेगा, ये बताओ, सब पे भारी पड़ेगा या नहीं भारी पड़ेगा। अब सुनो दूसरा क्या आता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या आता है बोलो जल्दी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या आता है बताओ फटाफट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सा आता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और इधर कौन सा आ गया बोलो जल्दी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या आ गया बोलो जल्दी, डाइपोल। देखो आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, तो इधर क्या बनेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बनेगा बोलो जल्दी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और एकदम लास्ट वाला जो होता है उसे हम कहते हैं लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। अब इसके ऊपर तीन सवाल बनेंगे, एफ आर रिलेशन, ई आर रिलेशन और इनका स्ट्रेंथ।
अब सिंपल सी बात बताइए, ये कैसा डाइपोल है? पहले वाला परमानेंट या टेम्पररी? परमानेंट किस पे भारी पड़ेगा? और ये दोनों कैसे हो गए बताइएगा जरा? टेम्पररी वाले। यानी कि इन दोनों पे कौन हावी होगा बताओ मुझे? बस यहीं से सबसे पहला सवाल बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं आपसे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ये बनेगा कि बताइए मुझे स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्या बताइए? स्ट्रेंथ का ऑर्डर। स्ट्रेंथ मतलब किसका पावर तगड़ा होगा, तो बताइए सबसे तगड़ा इसमें कौन सा है? आयन इन्वॉल्व है और आयन एक जगह नहीं इन्वॉल्व है। इन दोनों में भी देखो, आयन एक जगह इन्वॉल्व है और एक जगह इन्वॉल्व नहीं है। अब बताओ ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ पे? इन दोनों में तगड़ा कौन कौन सा होगा? आयन डाइपोल। उसके बाद यानी कि सबसे पहले कौन आया बोलो जल्दी? आयन डाइपोल। उसके बाद कौन सा आया बोलो जल्दी? डाइपोल डाइपोल। क्या आ गया बोलो जल्दी? डाइपोल डाइपोल। रीजन क्या दोगे बोलो जल्दी? परमानेंट डाइपोल इज बेहतर देन, ऑलवेज बेहतर देन किससे? टेम्पररी। परमानेंट क्या होता है? हमेशा बेहतर होता है किससे? टेम्पररी। अब टेम्पररी में भी देखो, एक आयन इंड्यूस डाइपोल है और एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है। दोनों में तगड़ा फोर्स कहां पे लगेगा ये? तो कौन सा आ गया बोलो जल्दी? आयन इंड्यूस डाइपोल। कौन सा आ गया बोल बेटा? आयन इंड्यूस डाइपोल। कौन सा आ गया? आयन इंड्यूस डाइपोल। और फिर कौन सा आ गया बोलो जल्दी? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या हो गया? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या हो गया? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है। एंड लास्ट में कौन आ जाएगा बोलो जल्दी? अपना लंदन फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लंदन फोर्स। क्या आ जाएगा? लंदन फोर्स। पहला सवाल ये बना। दूसरा सवाल क्या बन गया कि एफ आर रिलेशन बताइए, मतलब फोर्स और रेडियस का रिलेशन बताइए। तो आपको मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले जाना चाहता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पूछा पढ़ा है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका होता है? कोलम्बिक फोर्स का। अरे होता है या नहीं होता है? अच्छा, मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछूं तो क्या बन जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर। मतलब कितना पावर कम हो रहा है ये मुझे बताओ? एक का कम हो रहा है। तो अब बस एक कोड याद रखो। कोड क्या है? 3 4 5 7 7। समझ रहा हो मेरी बात को? तो अगर मैंने तुमसे बोला एफ आर रिलेशन, तो एफ फोर्स के साथ रेडियस का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है या फिर डायरेक्ट है? तो क्या लिखोगे? 1/r⁻³ 1/r⁻4 1/r⁻5 1/r⁻7 1/r⁻7। अब आता है पोटेंशियल का रिलेशन। किसका आता है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में कितना पावर में से कितना घटाना पड़ रहा है? एक ना। फिजिक्स से रिलेट करोगे खट से समझ में आ जाएगा, वरना तो फिर बैठते रहना। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो जरा गौर से सुनना। यहां पे अगर मैं तीसरा सवाल बनेगा, तीसरा सवाल क्या बनेगा वो सुनिए। तीसरा सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर 3 कि पोटेंशियल और रेडियस का रिलेशन बताइए। कैसे सवाल पूछा जाएगा? आयन डाइपोल है, लिथियम को पानी में डाला, उसके लिए पोटेंशियल का रिलेशन बताइए क्या बनेगा? 1 कितना कम करना है? एक। कितना कम करना है? तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे, यहां पे और यहां पे खत्म। अब जैसे सवाल आया, बोला क्या गया मुझसे? तीन ही सवाल पूछेगा, या तो स्ट्रेंथ पूछेगा, या तो फोर्स और रेडियस का रिलेशन पूछेगा, या तो पोटेंशियल का रिलेशन पूछेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो तीनों सवाल में से कुछ भी पूछे। उसने बोला लिथियम को पानी में डाला, उसके लिए एफ आर का रिलेशन चूज कीजिए। चार को ऑप्शन दे दिया, 1/r⁻3 r⁻4 r⁻2 r⁻3 r⁻5 बोल दिया। क्या बताओ आंसर क्या जाएगा? 1/r⁻3। समझ रहे हो? लिथियम आयन है जिसको किस में डाल रहे हो? पानी। वो डाइपोल है। कहा पानी को अल्कोहल के साथ मिक्स किया। पानी क्या है अपने आप में? डाइपोल। अल्कोहल क्या है? डाइपोल। डाइपोल डाइपोल। उसके लिए फोर्स एफ आर का रिलेशन 1/r⁻4 और उसके लिए पोटेंशियल का रिलेशन 1/r⁻3। उसने सवाल क्या दे दिया तुमको? मान लो आयन इंड्यूस डाइपोल है। आयन इंड्यूस डाइपोल कहां पे हो जाएगा? जहां पे एक आयन है और सामने वाले को वो क्या कर रहा है? इंड्यूस। जैसे कि मान लो CH4 के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, समझ रहे हो, किसी भी ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कोई आयन डाल दिया, तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा? आयन क्या करेगा? उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। आयन इंड्यूस डाइपोल। समझ रहे हो मेरी बात को? आयन इंड्यूस डाइपोल। वो डाइपोल था नहीं, उसको इंड्यूस करके बना दिया। आयन इंड्यूस डाइपोल। एफ आर रिलेशन बताओ उसके लिए कितना बनेगा? 1/r⁻, और 1 उसका ER रिलेशन। अब इसको एक और तरीके से मैं आपको बोल देता हूं। ये देखिए, यहां पे 1
देन ए, देन उसके बाद 2, देन बी, देन क्या आ रहा है लास्ट में सी। बस तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको भैया कोड बस अपने दिमाग में रख लो, कोड रख लो, और जैसे ही यार रिलेशन निकालने जाओ पोटेंशियल वाला, एक माइनस कर देना। यानी ऑर्डर क्या बन रहा है, 1A 2B C, क्या बन रहा है 1A 2B C। अब लेकिन ये सीक्वेंस तुमको पता होना चाहिए, और ये कैसे पता होगा, जब तुम यहां से शुरू करोगे कि आयन इन्वॉल्व है या नहीं है तो परमानेंट है या टेम्पररी है। अगर परमानेंट है तो वो हमेशा बेहतर होगा, ऐसे भी याद रख लो अगर आपको याद रखना है तो। अगर आप लॉजिकली एकदम जाना चाहते हैं तो आप टेम्पररी और परमानेंट, नहीं आप गधा छाप मेथड में जाना चाहते हैं, नहीं हमको नहीं समझ में, हमको बस याद रख लेना, बताइए, तो आप सीधे याद करिए 1A 2B C हो गया आंसर, ठीक है। और उसके बाद कोड क्या है 34577, 34577, ठीक है। अब कुछ नहीं है 1A 2B और उसके बाद 3C हो गया, ठीक है। अब इसमें कैसे याद रखोगे, आयन इन्वॉल्व है या नहीं है तो परमानेंट और फिर टेम्पररी, ठीक है। पहले आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और उसके बाद लंदन 1A 2B C। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 1, ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया B, और ये हो गया C। अब इसके एग्जाम्पल जो है वो अगले टर्न पे हम करा लेंगे, ठीक है। लिथियम को पानी में डाला, बता कौन सा एग्जाम्पल है, आयन डाइपोल। लिथियम को अल्कोहल में डाला, डाइपोल डाइपोल है, आयन डाइपोल, समझ रहे हो। अगर मैंने बोला फ्लोरीन को पानी में डाला, आयन डाइपोल, पानी और अल्कोहल डाइपोल होते हैं, बस ऐसे समझो, पानी और अल्कोहल क्या है, पानी और अल्कोहल क्या है डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, भाई देखो ना तुमको क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि पानी है, पानी का मतलब क्या है, डाइपोल मूवमेंट जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो, मतलब वो डाइपोल बन गया या नहीं बन गया। इसीलिए तो अभी जस्ट डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया है यार, अभी डाइपोल मूवमेंट से रिलेट करना भाई। मैंने कहा अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर। अरे नॉन पोलर हुआ कि नहीं हुआ, नॉन पोलर हुआ रे गधा, पोलर हुआ, एक तरफ H है दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है, और दो गो लोन पेयर है। अरे यार गजब बात कर रहे हो तुम लोग यार, डाइपोल मूवमेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम यहां नहीं लिख पाए तो। इसीलिए वो सीक्वेंस मैच कराया गया और उसी को लेके आयनिक की तरफ मोड़ा जा रहा है। एनसीईआरटी में आयनिक पहले दिया गया, वीक फोर्स एकदम एंड में दिया गया, और डाइपोल बीच में दिया गया। मैं जानबूझ के डाइपोल से पहले डाइपोल बेस्ड फोर्सेज में जा रहा हूं और उसके बाद तुरंत आयनिक में जाऊंगा, ताकि एक सीक्वेंसिंग बनी रहे। वरना तो पता है क्या, आयनिक बॉन्ड हमेशा टफ लगता है ना, वो जीवन भर टफ लगता रहेगा। डाइपोल मूवमेंट टफ लगता है, हमेशा लगता रहेगा टफ तुमको। वीक फोर्सेस हमेशा से टफ रहे हैं तो हमेशा टफ रहेंगे, वहीं उछलते रहना हाइब्रिडाइजेशन निकाल निकाल के। समझ रहे हो, एक सवाल बना के आ जाना, बाकी सवाल में फैल जाना सुअर की तरह। मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं भाई, ये सब सीक्वेंस में बिठाया गया है, डाइपोल, देन डाइपोल बेस्ड फोर्सेस, और देन तुरंत एंटर करूंगा आयनिक बॉन्ड। ये रिलेटेड है एक दूसरे से, एक आया दूसरे सीढ़ी तीसरी सीढ़ी, वो सीक्वेंस पूरा जमाया गया। बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ये सब एक सीक्वेंस जमाया गया। आप देखिए पीछे का पूरा एकदम अलग होगा, इसके बाद वाला एकदम अलग होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मैं सबसे लास्ट में जानबूझ के कराऊंगा, क्यों कराऊंगा, क्योंकि इसका रिलेशन तुम्हें कोऑर्डिनेशन में काम आएगा। इस शब्द का मतलब जो है ना सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताऊं कहां पे, डीएमजी माइनस एक कॉम्प्लेक्स होता है कोऑर्डिनेशन के अंदर, यूज किया जाता है किसके टेस्ट के लिए, Ni2+ के लिए, और उसके अंदर एक सवाल पूछा जाता है किसके अंदर सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अनसिमेट्रिकल, तो वहां पे सिमेट्रिकल वर्ड का काम आएगा, वरना तो पूरे एंटायर केमिस्ट्री में काम नहीं आता है। लोग कह देते हैं दोनों सेम है, और तो और छोड़ो, आधे महाराज तो ऐसे हैं जो ही कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल बेस्ड फोर्सेज एक के होते हैं। भाई इन दोनों में अंतर बताता हूं, इस 100 में 2 नंबर लाने वाला क्लास का बच्चा और 100 में 1 नंबर लाने वाला क्लास का बच्चा है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये दोनों कमजोर हैं, ये भी कमजोर है और ये भी कमजोर है, लेकिन दोनों में ज्यादा कौन हुआ कि भाई ये इसको डांट रहा है, क्या बोल रहा है कि देख तू नालायक है, नंबर नहीं आते तेरे, गधा है तू 1 नंबर का। यानी कि अगर इन दोनों में भी तगड़ा पूछा जाए, स्ट्रेंथ पूछा जाए, इन दोनों में भी स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है बताओ जल्दी, एच बॉन्डिंग का ज्यादा होता है। आधी दुनिया समझती है ये दोनों सेम है, अरे भाई ये एकदम अलग है वो एकदम अलग है, और तो और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भी एक के होता है। समझ रहे हो, अच्छा डीएमजी के अंदर जाके कहते हो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बाकी जगह कह नहीं कह रहे हो, दोनों में अंतर होता है भाई। चिलेट बन जाएगा तो अच्छा, ईडीटीए के अंदर भी चिलेट बन रहा है, काहे नहीं बोल रहे हो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीलेटो के अंदर भी चिलेट बन रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो, ईएन के अंदर भी बन रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो। तो रिंग का बनना चिलेशन कहलाता है भैया, सिमेट्रिकल होता है। अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसलिए,
कितना मॉलिक्यूल बोलूं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? कितना? मन से बताओ उतना मॉलिक्यूल।